मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया सेशल्स रिलेशंस। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेट विजिट हुई है सेशल्स में, उसमें इंडिया और सेशल्स ने अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप लेवल पर जो है एलिवेट कर दिया है। 50 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी जो है वो मार्क किए जा रहे हैं इस जो है विजिट के बाद। तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इंडिया का विजन दिखाया है ट्रांसफॉर्म करने का इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। इंडियन ओशन को उन्होंने कहा है कि एक शेयर्ड स्ट्रेटजिक स्पेस है। दोनों कंट्रीज़ ने जो है डिफेंस जो है कॉपरेशन जो है वो कई सेक्टर्स में अनाउंस किया है। हेल्थ केयर में, एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों कंट्रीज़ ने रिव्यू की है प्रोग्रेस अंडर इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज फॉर सेशल्स। अब जो है कई एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, जैसे यूपीआई के अंदर, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, बैंकिंग में, शिपिंग में। अब एक इंडिया ने जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज भी अनाउंस किया है $175 मिलियन का। ये पैकेज सपोर्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, वोकेशनल ट्रेनिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिफेंस कॉपरेशन। दोनों कंट्रीज़ ने मैरीटाइम कॉपरेशन को एक कॉर्नरस्टोन बताया है अपनी पार्टनरशिप का, और उसमें पायरेसी को काउंटर करना, इलीगल फिशिंग को कॉम्बैट करना, ड्रग ट्रैफिकिंग को टैकल करना, क्रॉस बॉर्डर मैरीटाइम क्राइम को एड्रेस करना, मैरीटाइम सर्वेलेंस, हाइड्रोग्राफी, डिफेंस कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब आता है। इंडिया ने सेशल्स की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करने के लिए पीएस ज़ोरोएस्टर जो है उसको रिफिट करने का कहा है, और फास्ट अटैक वेसल पीएस लेस्पार सेशल्स कोस्ट गार्ड को गिफ्ट किया है। सेशल्स ने रीअफर्म किया है कि उनके स्पेशल प्लेस है इंडिया के महासागर विजन में, और ये इनिशिएटिव जो है वो प्रमोट करना चाहता है कलेक्टिव मैरीटाइम सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी, डिजास्टर रेजिलियंस। प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिन्होंने एड्रेस किया है नेशनल असेंबली ऑफ सेशल्स को। लीडर्स ने एक्सचेंज किए हैं व्यूज़ ऑन मेजर चैलेंजेस जो कि इंडियन ओशन रीजन फेस कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने रिसीव किया है सेशल्स का हाईएस्ट ऑनर फॉर इन्वायरमेंटल लीडरशिप, गार्डन ऑफ द ब्लू हॉराइजन। अब दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखें तो दोनों कंट्रीज़ में के बीच में लॉन्ग हिस्ट्री है आर्किपेलागो की। फर्स्ट ग्रुप जो इंडियंस का था वो 1770 में वहाँ पर अराइव हुआ था। दोनों कंट्रीज़ जो है बायनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामितिया करते हैं 2001 से अभी तक। इंडिया जो है उनकी इंडिया की हिस्ट्री है कि सेशल्स की सोवरेनिटी को हम प्रोटेक्ट करते आए हैं, पहले भी कई बार हमने किया है। स्ट्रेटजिक लोकेशन जो है वेस्टर्न इंडियन ओशन में सेशल्स की वो एक इम्पॉर्टेंट है इंडिया के जो है इंडिया के लिए। और इंडिया जो है सेशल्स को के लिए सेशल्स जो है इंडिया के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम मैरीटाइम थ्रेट्स जो है इंडियन ओशन रीजन में उसको मॉनिटर करने के लिए भी हमारे लिए सेशल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यूट्रल शिप्स इन वॉर। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस का इंपॉर्टेंट है। तो जो 3 इंडियन सी फेयरर्स की रीसेंट अटैक्स ऑन मर्चेंट टैंकर्स में डेथ हुई है, उससे कुछ लीगल क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि क्या न्यूट्रल शिप्स को लॉफुली टारगेट किया जा सकता है ड्यूरिंग आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। तो इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल मर्चेंट वेसल्स जो है जनरली प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रॉम अटैक, और वो होते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंदर आता है ये प्रोटेक्शन, लॉ ऑफ नेवल वॉरफेयर के अंदर आता है, यूएन क्लॉज के अंदर आता है। लेकिन ये जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं ये रेगुलेट करते हैं कि कैसे हॉस्टिलिटीज़ एट सी जो है वो कंडक्ट की जाती हैं। और 2 मेन अगर हम लीगल फ्रेमवर्क्स देखें तो पहला है लॉ ऑफ नेवल वॉरफेयर जो गवर्न करता है मिलिट्री कंडक्ट को एट सी। सेकेंड है लॉ ऑफ द सी जो मेनली रिफ्लेक्ट होता है यूएन क्लॉज में। अब कई स्टेट्स जो है वो पार्टीज़ नहीं है यूएन क्लॉज की, लेकिन फिर भी जो है उनके जो रूल्स हैं जो यूएन क्लॉज के, उसको कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ही माना जाता है। अब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में सिविलियंस और सिविलियन ऑब्जेक्ट्स को जनरली प्रोटेक्ट रखा जाता है अटैक से। न्यूट्रल मर्चेंट वेसल्स भी जो है इसका बेनिफिट लेते हैं ड्यूरिंग फ्रॉम द लॉ ऑफ मैरीटाइम न्यूट्रलिटी। न्यूट्रल वेसल्स जो हैं वो एंटाइटल्ड होते हैं ट्रांजिट पैसेज के इवन ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट। अब लेकिन जो ये प्रोटेक्शन होती है एब्सोल्यूट नहीं है। न्यूट्रल मर्चेंट वेसल्स भी जो है वो प्रोटेक्शन लूज कर सकते हैं लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में, खासकर सैन रेमो मैनुअल ऑन इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल टू आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स एट सी, जो ये अलाउ करता है कि आप जो है एक्शन ले सकते हो न्यूट्रल मर्चेंट वेसल्स में अगर वो कॉन्ट्राबैंड कैरी कर रहे हैं, मतलब कुछ स्मगलिंग कर रहे हैं, लॉफुल ब्लॉकेड को ब्रीच कर रहे हैं, अगर वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं रुकने को इवन आफ्टर वार्निंग। ठीक है, तो बेसिक रूल है कि अटैक्स जो है वो डायरेक्ट होंगे अगेंस्ट ओनली मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। एक वेसल जो है वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बन जाता है जब उसकी डिस्ट्रक्शन, कैप्चर या न्यूट्रलाइजेशन कुछ डेफिनेट मिलिट्री एडवांटेज ऑफर करे। अब क्या ऑयल टैंकर्स भी अटैक हो सकते हैं? यस, अगर वो कॉन्ट्राबैंड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि कुछ स्मगलिंग हो रही है ऑयल की एनिमी द्वारा। लेकिन ये ऑटोमेटिकली हर ऑयल टैंकर जो है वो एक लॉफुल मिलिट्री टारगेट इससे नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसमें मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है कि क्या एक टैंकर जो है वो इटसेल्फ एक क्वालिफाई हो सकता है एज अ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। लेकिन लॉ कहता है कि वो डायरेक्ट और इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन
अगर है मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशन एक्शन का, तो ही आप उस पर एक्शन ले सकते हो। अब नेवल ब्लॉकेड्स अगर हम देखें तो ब्लॉकेड जो है वो रिकग्नाइज होते हैं अंडर लॉ ऑफ नेवल वॉरफेयर में एज ए बेलिजरेंट टूल सिर्फ तब जब उसको पब्लिकली डिक्लेयर किया हो, इफेक्टिव हो, इम्पार्शली सब वेसल्स पर अप्लाई हो रहा हो और उसको इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्स करने में यूज़ किया जा रहा हो। अब न्यूट्रल शिप्स जो है उनको स्टॉप करके अटैक भी किया जा सकता है अगर वो कुछ लॉफुल ब्लॉकेड को जो है वो ब्रेक कर रही हैं। लेकिन क्या ब्लॉकेड इटसेल्फ लॉफुल है, ये जो है वो यूएन चार्टर के हिसाब से ही डिसाइड होगा। तब इसमें दो कंसेप्ट आ जाते हैं, जस एड बेलम और जस एन बेलो। तो जस एड बेलम कहते हैं कि जो फोर्स यूज़ की जा रही है क्या वो लीगल है। जस एन बेलो कहती है कि जो कंडक्ट है ड्यूरिंग वॉर क्या वो लीगल है। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक ब्लॉकेड जो है वो टेक्निकल रूल्स ऑफ वॉरफेयर को तो जो है वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेकिन फिर भी अनलॉफुल हो सकता है अगर उसकी ब्रॉडर यूज़ ऑफ फोर्स जो है वो यूएन चार्टर के जस्टिफिकेशन में नहीं आ रही। तो इंडिया के पास लीगल ऑप्शंस हैं, खासकर डॉक्ट्रिन ऑफ डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन, जहाँ पर एक स्टेट जो है वो क्लेम्स ले सकता है अगर अपने नेशनल्स के बिहाफ पर अगर वो रॉन्गफुल एक्ट से इंटरनेशनली इंजर हुए हैं। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं किसान सारथी पोर्टल। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसान सारथी पोर्टल जो है एक सिग्निफिकेंट स्टेप दिखा रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम में। तो किसान सारथी पोर्टल इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड डिजिटल एग्रो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, 2021 में लॉन्च किया था। ये टाइमली, ऑथेंटिक और मल्टीलिंगुअल एडवाइजरीज देता है फार्मर्स को। एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का। ये प्लेटफॉर्म यूज़ करता है इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन सिस्टम। ये कनेक्ट करता है फार्मर्स को विद कृषि विज्ञान केंद्र, ICAR इंस्टीट्यूट्स और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। ये प्रोवाइड करता है पर्सनलाइज एडवाइजरी बेस्ड ऑन फार्म एंड फार्मर प्रोफाइल। ये ऑफर करता है लाइव इंटरेक्शन इन 13 रीजनल लैंग्वेजेस विद डोमेन एक्सपर्ट्स। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, गगन। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए और सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो DGCA ने पहली बार एक प्राइवेट जेट को लैंड करने का जो है वो परमिशन दिया है यूजिंग गगन। जो गगन जो है वो एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो जॉइंटली इंप्लीमेंट करते हैं। ये सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज एक्यूरेसी और इंटेग्रिटी के साथ देता है और ये एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ओवर इंडियन एयर स्पेस जो है वो ज़्यादा अच्छे से देता है। इसमें ग्राउंड बेस्ड और स्पेस बेस्ड सेगमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। 15 प्रिसाइजली सर्वेड ग्राउंड रेफरेंस स्टेशन इसमें यूज़ किया जा रहा है इनका नेटवर्क, ताकि जो आयोनोस्फेरिक डिस्टर्बेंसेज हैं, सैटेलाइट ऑर्बिट एरर्स हैं, इनएक्यूरेट क्लॉक्स हैं, उनको करेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट ने रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल को लॉन्च किया है, जो कि एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है एंड टू एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट्स के लिए। इसको ऑफिस ऑफ चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स ने कंसीव किया है डिजिटाइज और सिंप्लीफाई करने के लिए इंटायर इंटरनल ऑडिट प्रोसेस को, एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी बनाने को, ऑडिट यूनिट्स की ऑटोमेट करने को, सभी ऑडिट रिपोर्ट्स को जनरेशन को और स्टैंडर्डाइज करने को, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज रिमपैक्ट 2026। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। US ने रिमपैक्ट 2026 लॉन्च की है, जिसमें 30 कंट्रीज़ की मिलिट्री फोर्सेस पार्टिसिपेट करेंगी। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। US नेवी की जो पैसिफिक फ्लीट है वो इसे होस्ट करती है। 1971 में पहली बार की गई थी ताकि प्रमोट हो सके फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक। जो 30th एडिशन है वो इस साल हो रहा है, जिसमें इंडियन नेवी भी पार्टिसिपेट करने वाली है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is India-Seychelles relations. This topic is important for international relations. So during Indian Prime Minister's state visit to Seychelles, India and Seychelles have elevated their strategic partnership by signing multiple agreements. This visit also marks 50 years of diplomatic relations between the two countries. The Indian Prime Minister reiterated India's vision of transforming the Indian Ocean into an ocean of opportunity. So India emphasized that the Indian Ocean is a shared strategic space. Leaders agreed to deepen cooperation across several sectors, including healthcare, education, banking, digital transformation, renewable energy. Both countries also viewed their progress under the special economic package for Seychelles given by India. Agreement also aims to modernize Seychelles' economy, and India also announced a special economic package worth $175 billion to Seychelles, so as to support infrastructure development, food security, healthcare, vocational training, maritime security, and defense cooperation there. Both countries reaffirmed maritime cooperation as the cornerstone of their partnership, and this would include countering piracy, combating illegal fishing, tackling drug trafficking, addressing cross-border maritime crime, etc. India has also strengthened
Seychelles maritime capability through refitting of PS Zoroaster and gifting of fast attack vessel PS L'Espoir to Seychelles Coast Guard. Seychelles has reaffirmed its special place in India's Mahasagar vision as also. PM Modi became the first Indian Prime Minister to address a National Assembly of Seychelles. Leaders also exchanged their views on major challenges facing the Indian Ocean region. Prime Minister received Seychelles' highest honor for environmental leadership, Guardian of the Blue Horizon. India has a long history of with Seychelles, and the first group of Indians arrived there as early as 1770. Two countries hold the biennial joint military exercise L'Amitié since 2001. India also has a history of stepping in to protect Seychelles' sovereignty. The strategic location of Seychelles is very important for us, especially in the Western Indian Ocean, and it is important for us to monitor maritime threats. Okay. So the next topic is neutral ships in war. This topic is important for international relations. So the deaths of 3 Indian seafarers in recent attacks on merchant tankers have raised serious legal questions about whether neutral ships can be lawfully targeted during the armed conflicts. So in an international armed conflict, neutral merchant vessels are generally protected from attack, and this protection comes from international humanitarian law, law of naval warfare, UN clause, and together these legal frameworks regulate how hostilities at sea are conducted. So the first is the law of naval warfare, which governs military conduct at sea. It regulates attack on vessels, visit and search, capture and destruction after capture, naval blockades, rights and duties of belligerents and neutral states. Second is the law of the sea, which mainly gets reflected in UN clause. Okay, even when some states are not parties to UN clause, many of its rules are treated as customary international law. So under international humanitarian law, civilians and civilian objects are generally protected from attack. Neutral merchant vessels also benefit from the law of maritime neutrality. In areas like the Strait of Hormuz, neutral vessels remain entitled to transit passage even during conflict. The protection is not absolute. Neutral merchant vessels may lose protection in limited circumstances, and this particular area is governed by San Remo Manual on International Law applicable to armed conflicts at sea, which was adopted in 1994. It allows action against neutral merchant vessels if they are believed to be carrying contraband, breaching a lawful blockade, refusing to stop after a warning, resisting visit, search, or capture. So the basic rule is that attacks may be directed only against military objectives. Okay. Can oil tankers be attacked? Yes, of course, when oil is contraband in certain cases, but it does not automatically make every oil tanker a lawful military target. Okay, so the more difficult question is whether a tanker itself qualifies as a military objective. What about naval blockades? A blockade is recognized under the law of naval warfare as a belligerent tool only if it is publicly declared, effective, implied impartially, and enforced according to international law. So neutral ships can be stopped or even attacked if they are knowingly breaching a lawful blockade. But important legal issue is that whether the blockade itself is lawful or not under UN Charter. So there are two concepts here: jus ad bellum and jus in bello. Jus ad bellum basically concerns the legality of using force in the first place, and the second, jus in bello, is basically concerned with the legality of conduct during warfare. Okay, so a blockade may satisfy technical rules of naval warfare, but it still may be unlawful if the broader use of force lacks justification under UN Charter. So this is the particular area where India can explore the legal options. So under the doctrine of diplomatic protection, a state also has the right to take up claims on behalf of its nationals if they are injured by an internationally wrongful act. So the next topic is Kisan Sarthi portal or platform. This topic is important for governance section. So Kisan Sarthi platform represents a significant step in the digital transformation of India's agricultural extension system. So it is India's largest integrated digital agro advisory platform, launched in 2021 to provide timely, authentic and multilingual advisory to farmers. It's a joint initiative of Ministry of Electronics and Ministry of Agriculture. It uses interactive information dissemination system. It connects farmers with Krishi Vigyan Kendras, ICR institutes, agriculture universities. It also provides personalized advisories based on farm and farmer profile. It also offers live interaction in 13 regional languages with domain experts. Okay. So the next topic is Gagan. This topic is important for your governance and security section. Recently, under the watch of DGCA, for the first time a private jet was landed using Gagan. Gagan is a satellite-based augmentation system implemented jointly with Airports Authority of India and ISRO. It provides satellite-based navigation services with high accuracy and integrity to provide better air traffic management over Indian airspace. It operates through a combination of ground-based and space-based segments.
It has a network of 15 precisely surveyed ground reference stations, and through this, the errors caused by ionospheric disturbances, satellite orbit errors, and inaccurate clocks are corrected. Okay. So the next topic is Rural Internal Audit Portal. This topic is important for your governance section. So Union Minister for Rural Development has launched the Rural Internal Audit Portal during the Rashtriya Gramin Vikas Sammelan. So it's a unified digital platform for end-to-end management of internal audits. It is conceived by the Office of Chief Controller of Accounts to digitize, simplify, and the entire internal audit process, to create a centralized repository of audit units, automate the generation of audit reports. So the next topic is Exercise RIMPAC 2026. This topic is important for your security section. So US has officially launched the RIMPAC 2026 to bring together military forces from 30 countries in the world's largest international maritime exercise. So it is hosted by US Navy's Pacific Fleet. It is held biannually around the Hawaiian Islands in the Pacific Ocean. It first began in 1971. The aim is to promote a free and open Indo-Pacific region. It is the 30th edition of the exercise, the 2026 one, and Indian Navy is also going to participate in this one. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.